वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो से जो स्टार्ट करेंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे क्वेश्चंस। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक होगी ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित। इसमें जो पहला चैप्टर दे रखा है वो है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, और यहाँ से जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, साथ ही इस परीक्षा उपयोगी प्रश्न में आपको जो देखने को मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसी में इंक्लूड किए गए हैं। साथ ही जो एमसीक्यू और भी हैं यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको थ्योरी पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, इसी बुक से फिर थ्योरी करा देंगे और एक शिप कर देंगे, ठीक है। तो जैसा आप कहिएगा वैसे स्टार्ट करूँगा, क्योंकि एक ही बुक पढ़िए, 20 बुक पढ़ने से अच्छा एक ही बुक को बार बार रिवाइज कीजिए। अरिहंत भी काफ़ी अच्छी है। अब आप लोगों ने कहा था युक्ति की शुरू कीजिए, तो युक्ति से शुरू किया था, लेकिन एक ही बुक को कराया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अरिहंत से ही थ्योरी को भी करा देंगे तो अरिहंत भी काफ़ी अच्छी है। जैसे आप लोगों की इच्छा होगी कमेंट करके बताइएगा, मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं वो ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं यहाँ पर देखेंगे। साथ ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हुए हैं यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है @OSK टेलीग्राम। सिंपली टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए OSK टेलीग्राम, लिंक मिल जाएगा, जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप थोड़ा ओवरव्यू ले सकते हैं कि इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल चैप्टर वाइज दिए हैं, साथ ही ये हर चैप्टर के पीछे जो है आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बुक है। आप कहेंगे तो यहीं से थ्योरी पार्ट यहीं से कवर करवा देंगे, युक्ति को स्किप कर देंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू कवर करते हैं। इसमें टॉप 35 एमसीक्यू दिए हुए हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में कुल कितने गांव हैं। भारत में कुल कितने गांव हैं। यहाँ पर सही जवाब होगा आपका 6,40,930 गांव हैं टोटल भारत में। कितने? 6,40,930। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत एक ग्राम प्रधान देश है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल, तो ये जो गांवों की संख्या है 6,40,930, ये सेंसस 2011 जो रहा उसके अकॉर्डिंग है। अब सेंसस 2021 जब आएगा तो एक नया अपडेटेड डाटा होगा, ठीक है। हर 10 साल पर जनगणना होती है, मालूम है आप सभी को। वहीं विश्व बैंक की वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट की 2018 के अनुसार विश्व स्तर पर भारत की ग्रामीण जनसंख्या 6.6% है। भारत के गांव भौतिक संरचना एवं जनसंख्या के आधार पर एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। भारत की जो लगभग 70% आबादी है वह गांव में निवास करती है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, इनका नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड नामक विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है। किसने? रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की। ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एकरूपता, गतिशीलता का अभाव आदि पाया जाता है। लॉरी लेंसन के अनुसार मनुष्य की कहानी अधिकांशतः ग्रामीण मनुष्य की ही कहानी है। तीसरा प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां, 3 ऑप्शन दे सकते हैं, इसमें तीनों है कि कोई एक है, आप चूज करिए। तो यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहाँ पर समाज में अनौपचारिकता, प्राथमिकता समूहों की प्रधानता, जनसंख्या कम, घनत्व
तथा कृषि मुख्य व्यवसाय जो है वो पाया जाता है। ग्रामीण समुदाय को खेतिहर समुदाय भी कहा जाता है। ग्रामीण समुदाय का जो है वो कृषि से भूमि जो है भावनात्मक एक लगाव होता है। यानी गाँव के लोग जो है अधिकांशतः कृषि से ही जो है वो जुड़े होते हैं भावनात्मक रूप से। चलिए अगला प्रश्न, उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहाँ, यहाँ पर सही जवाब होगा जहाँ पर ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती है, वह जो है उपनगरीय ग्राम होता है। ठीक है, तो जो उपनगरीय गांव है वो गांव होता है जहां पर ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए व्याख्या को देखते हैं। उपनगरीय ग्राम की जो बाहरी सीमा है वो नगरों से संलग्न होती है। ऐसे ग्राम के बाहरी क्षेत्र को ग्रामों तथा नगरों का संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है, जहां ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति जो है वो की विविधता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आपका चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा हुआ, तो ये पूछा हुआ प्रश्न है, ये आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश या आप कह सकते हैं कि सेंसस 2011 का जो है ये डाटा है, ना तो ये ग्रामीण परिवेश का है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यूपी स्पेशल और सेंसस वगैरह वो ग्रामीण परिवेश में जो है वो घुसाए गए हैं, कहने के मतलब इसी से इंक्लूडिंग है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ग्रामीण भारत की जो आबादी है वो टोटल जो पॉपुलेशन कितना यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सेंसस 83.3 करोड़ आबादी है ग्रामीण की। अगर वहीं पर परसेंटेज पूछा जाता है तो जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का 68.89% जो है वो जनसंख्या जो है वो ग्रामीण आबादी है। और पॉपुलेशन में पूछा जाएगा तो याद रखना 83.3 करोड़। ये जनसंख्या देश के 6,40,930 गाँव में निवास करती है और गाँवों का आकार सामान्यतः छोटा होता है। भारत के 3.38 लाख गाँव ऐसे हैं जहां की आबादी 1,000 से भी कम पाई जाती है। जानते हैं आप, छोटे छोटे गांव होते हैं, मोहल्ले। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वैदिक साहित्य में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है और इस साहित्य में गांव की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। ग्राम वह क्षेत्र होता है जहां लोग मिलकर रहते हैं, प्रकृति से निकटता से जुड़े रहते हैं, उसी के अनुरूप आर्थिक गतिविधियां भी करते हैं, जैसे कि कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि। अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है ग्रामीण में। तो सिंपल सी बात है, ग्रामीण में सबसे ज़्यादा लोग क्या है, कृषि से जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है। यहाँ पर सही जवाब होगा एकल परिवार की परंपरा ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है। अगर थ्योरी के पार्ट को कवर किया जाता तो यहाँ पर आपको मालूम हो जाता। आइए यहाँ पर व्याख्या को कवर करते हैं। एकल परिवार की परंपरा ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाती है, क्योंकि गांव में संयुक्त परिवार की परंपरा पाई जाती है। ठीक है, गांव में क्या है, लोग मिलजुल कर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन आजकल आप देखते होंगे गांव में शादी हुई नहीं कि लोग अलग हो जाते हैं। चलिए, जो भी ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं में सरल एवं सादा जीवन, सामाजिक जीवन में एक रूपता, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, श्रम के विशेषीकरण का महत्व आदि शामिल पाया जाता है। ग्रामीण अशिक्षित एवं भाग्यवादिता वाले होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखेंगे आप, लोग पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा कम जोर देते हैं और थोड़ा अपने भाग्य पर भी जो है थोड़ा ज़्यादा विश्वास करते हैं कि जो भैया किस्मत में लिखा है वही होगा,
ज़्यादा इधर उधर फड़फड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है, यानी कौन सा कथन जो है वो ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में वो भिन्न है, मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, देखिए ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार होता है। जनसंख्या घनत्व तो कम पाया जाता है, बिल्कुल सही है। शहरों में क्या है कि लोग बिल्कुल जानते हैं कि शहरों की आबादी बिल्कुल पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, घनत्व बिल्कुल एकदम बगल बगल एकदम आस-पास लोग बसे हुए हैं। गांव में क्या है कि गांव में अपना लोग बहुत दूर दूर घर बनवा रखे हैं, लंबा चौड़ा पूरा, समझ रहे हैं। तो यही पर जनसंख्या घनत्व जो है कम पाया जाता है, बिल्कुल सही है। विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में पाया जाता है, तो विनिर्माण जो कार्य है वह विकसित अवस्था में नहीं पाया जाता है गाँव में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण समुदाय के मुख्य रूप जो है कृषि पर निर्भर होते हैं। ग्रामीण अतः विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में नहीं होते हैं। ग्रामीण समुदाय पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता है। ग्रामीण समुदाय का जनघनत्व भी कम पाया जाता है। परिवार के एक सदस्य प्रतिष्ठा का पूरी संबंध होता है, इसमें प्राथमिक नियंत्रण की प्रधानता भी होती है। चलिए प्रैक्टिकली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या 10 है कि वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर किया जाता है। यहाँ पर लिया है, नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखिए धन के मामले में भी देखोगे सबसे पहले, शिक्षा के में भी, पद में, लेकिन जाति के मामले में बिल्कुल नहीं। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा कि जाति से कौन आता है, व्यक्ति की स्थिति का आकलन इससे नहीं होता है। धन देखोगे, शिक्षा, पद, ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 11 है कि ग्राम समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व किस रूप में प्रदर्शित होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ग्राम समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व समाज की मौलिक इकाई, प्राचीन संस्कृति की संवाहक रूप में, सामाजिक संगठन का प्रारंभिक रूप, आर्थिक जीवन का आधार, प्रजातंत्र का आदर्श एवं प्रारंभिक रूप आदि के रूपों में प्रदर्शित होता है। अतः यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रदर्शित करते। अगला प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों कि ग्राम विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। तो देखिए जजमानी व्यवस्था की समाप्ति हुई है, ठीक है। जातियों के परंपरागत संबंध जो है वो कमजोर हुए हैं। संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है। उपरोक्त यहाँ पर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ठीक है। इन्होंने ए लगा रखा, आप इसको डी कर लेना, ठीक है दोस्तों। वर्तमान ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में प्रमुख परिवर्तन हुआ है। जजमानी व्यवस्था की समाप्ति है। विभिन्न जातियों के परंपरागत संबंध में बदलाव हुए हैं। जाति पंचायतों का प्रभाव समाप्त हुआ है। जाति से संबंधित नियम कमजोर हुए हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार का विघटन, अंतर्जातीय विवाह का उल्लंघन आदि, योग्यता, कुशलता, आर्थिक समानता आदि जो है स्तरों पर बदलाव आया है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन डी कर लीजिएगा, उपरोक्त तो सभी ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 13 है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण यानी प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, जिसके लेखक शतपथ ब्राह्मण के लेखक कौन है, ऋषि याज्ञवल्क्य। यह शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, शुक्ल जो है यहाँ पर होना चाहिए शुक्ल, ठीक है। इन्होंने शुल्क दे रखा है, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। यह शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। वर्तमान में ग्रामीण आर्थिक जीवन में बदलाव आया है। अब लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जिससे गांव के महाजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, जिससे महाजनी जो प्रथा है उसकी समाप्ति जो है वो कगार पर है, ठीक है। पहले क्या होता था
कि लोग महाजन से जो है कर्जा वर्जा लेते थे, फिर उनको ब्याज व्याज दिया करते थे। वही बात जो काफ़ी जो है यजुर्वेद से जो है यहाँ पर शुल्क ले रखा है, ठीक है, यहाँ पर आप शुक्ल कर लेना इसको। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि ग्रामीण राजनीतिक जीवन में बदलाव के संदर्भ में यह कथन किनका है? जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है, वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई हैं। यह किसने कहा था? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रीनिवास। आधुनिक समय में ग्रामीणों के जीवन में राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, उनमें राजनीतिक चेतना आई है। वे अब कमज़ोर समूह में नहीं हैं, बल्कि संगठित होकर दबाव समूह के रूप में चुने प्रतिनिधियों से अपनी मांगों को मनवाने में सक्षम हुए हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं एक चंद्रशेखर आज़ाद रावण करके हैं, उन्होंने एक नई, ये लोग क्या है अपना निम्न जाति से आते हैं, लेकिन पूरा अपना एक अब सामूहिक रूप से कहीं कुछ होता है तो अपना ये लोग धरना प्रदर्शन कर देते हैं। तो आप ये उदाहरण ले सकते हैं। इसी को देखते हुए श्रीनिवास ने लिखा है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है, वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? तो समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो सिंपल सा आंसर होगा कि समाज की व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? सामाजिक संरचना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक लोगों के मकान की बनावट, खान पान, वस्त्र आदि को प्रभावित करता है? सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक? तो यहाँ पर सही जवाब होगा भौगोलिक कारक। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन का भौगोलिक कारक लोगों के मकान की बनावट, खान पान, वस्त्र, शारीरिक क्षमता आदि को प्रभावित करता है। मानव विकास का प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर है। प्राकृतिक विपदाओं के कारण गांव जब बर्बाद हो जाता है तब मानव दूसरे स्थानों पर जाकर बसता है और वहां की प्रथाओं, रीति रिवाजों, मूल्यों आदि को ग्रहण करता है। इससे संस्कृति में परिवर्तन आ जाता है। तो सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक लोगों के मकान की बनावट, खान पान आदि को प्रभावित करता है? तो भौगोलिक कारक होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब जैसे कि कहीं बाढ़ आ गई तो लोग अगर पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, ऊंची थोड़ा, ठीक है, ऊंची पहाड़ियों पर जाके बसते हैं, तो लोग थोड़ा पहाड़ियों के टाइप का अपना खान पान, रहन सहन जो है वो अपनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन की आर्थिक कारक किस रूप में सहायक होते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब होगा यानी अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह, सामाजिक विघटन, ये सभी जो कारक हैं वो सामाजिक परिवर्तन की आर्थिक कारक के रूप में सहायक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। आर्थिक कारकों में उपभोग की प्रकृति, उत्पादन का स्वरूप, वितरण की व्यवस्था, आर्थिक नीतियाँ, औद्योगिक कारण आदि जो है वो शामिल होते हैं। यह आर्थिक कारक सामाजिक स्थिरीकरण को भी जो है वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये सभी कारण क्या है? सामाजिक स्थिरीकरण को प्रभावित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का कारक, देखिए राजनीतिक कारक बिल्कुल सही है, राजनीतिक प्रभाव भी पड़ता है समाज पर। सूचना प्रौद्योगिकी बिल्कुल सही है। मनोवैज्ञानिक ये भी सही है, लेकिन जो सामाजिक गतिशीलता है, जो सामाजिक गतिशीलता है वह जो है सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन जो है वो स्थिरता होनी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की स्थिति है। ठीक है, किस प्रकार जो है सामाजिक परिवर्तन होता है यहाँ पर वो बताया गया है। ये सामाजिक कार्यों के प्रभाव से परिवर्तित होती है, जिसे नगरीय समाज में अधिक देखा जाता है।
सामाजिक परिवर्तन की कारकों में आर्थिक कारक, जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सूचना प्रौद्योगिकी आदि जो है आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा समतल परिवर्तन, ऑप्शन बी। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों में समरैखिक परिवर्तन, उतार चढ़ावदार परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन प्रमुख हैं, अतः समतल परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रभाव से वर्तमान के समय में होने वाले सामाजिक परिवर्तन को समरैखिक परिवर्तन प्रतिमान के अंतर्गत दर्शाया जाता है। इस परिवर्तन में उपयोगितावादी दृष्टिकोण के लिए संचयी विकास होता है। चलिए अगला, समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को किसके अंतर्गत देखा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उतार चढ़ावदार परिवर्तन। समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को उतार चढ़ावदार परिवर्तन प्रतिमान के अंतर्गत देखा जाता है। इस प्रतिमान के अंतर्गत समाज की अच्छी तथा खराब स्थिति को देखा जाता है। इसमें अच्छी स्थिति ऊंचे भाग पर तथा खराब स्थिति को नीचे दिखाया जाता है। 21 मानव जीवन का शिशु, तरुण, प्रौढ़ तथा वृद्ध अवस्था में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? यानी शिशु, तरुण, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध हुए, ये अवस्था जो है वह किस तरह का परिवर्तन है मानव जीवन का? तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका, यह एक तरह का चक्रीय परिवर्तन है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। मानव जीवन का शिशु, तरुण, प्रौढ़ तथा वृद्ध अवस्था में होने वाला परिवर्तन चक्रीय परिवर्तन है। प्राकृतिक जगत, मानवीय सभ्यता तथा फैशन परिवर्तन वृत्ताकार क्रम में होता है। ठीक है, वृत्ताकार क्रम में होता रहता है और यह मानव के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तन को भी प्रभावित करता है। ऐसे परिवर्तन को चक्रीय परिवर्तन प्रतिमान के अंतर्गत देखा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन परिवार का कार्य है? निम्न में से कौन परिवार का कार्य है अथवा परिवार के संबंध में सत्य है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यौन संबंध, यौन संतान उत्पत्ति, ये भी परिवार का कार्य, सामाजिक मान्यताओं को प्रदान करना, नवजात शिशुओं की देखभाल, ये सभी जो है वो, ये आप सही जवाब लगा देंगे क्या? उपरोक्त परिवार मानव जीवन के विकास के साथ ही निरंतर पाया जाता है। यह नवजात शिशुओं एवं गर्भवती महिलाओं की देखभाल करता है। यह यौन संबंधों एवं संतान उत्पत्ति, सामाजिक नियम एवं सामाजिक मान्यताओं को प्रदान करता है। यह भावनात्मक तथा घनिष्ठता का वातावरण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन परिवार की विशेषता नहीं है? परिवार की विशेषता, देखिए रक्त संबंधों का बंधन होता है, कहते हैं हाँ मेरे खून का है, मेरा खून है, खून धन हो गया, सामाजिकरण हो गया, सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी साधन, और भावनात्मक लगाव, तो भावनात्मक लगाव भी होता है, सामाजिकरण भी होता है, लेकिन सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी साधन जो है वो परिवार की विशेषता नहीं है। सामाजिक नियंत्रण का जो है प्रभावी साधन अगर होता तो ये भी हो जाता। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण के प्रभावी जो साधन है परिवार की प्रमुख विशेषताओं में एक निवास स्थान, दीर्घकालिक समूह, रक्त संबंधों का बंधन, भावनात्मक लगाव, सामाजिकरण, समाज की मौलिक इकाई इत्यादि आदि में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 कि परिवार के उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है, याद रखना है, उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक परिवार की। तो यहाँ पर सही जवाब होगा, इनका नाम है बैकोफन। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। परिवार के उद्विकासीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे बैकोफन। किंतु इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या जो है वो मार्गन ने की थी। बैकोफन ने परिवार के उद्विकासीय रूप को 4 चरणों में क्रमशः कामाचार्य की स्थिति,
बहुपति विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार एवं एक विवाही परिवार में प्रस्तुत किया है। वहीं अगर मार्गन की बात की जाए तो परिवार के विकास को 5 स्तरों में इन्होंने विभक्त किया है, जिसमें समरक्त विवाह परिवार, समूह विवाह परिवार, शिष्मांडियन परिवार, पितृसत्ता परिवार तथा एक विवाही परिवार आदि जो है इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी नहीं माना जाता है? ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी नहीं माना जाता है? तो ग्रामीण परिवार में अगर परिवर्तन करना है तो नगरीकरण, जो ऑप्शन दे रखा है नगरीकरण बिल्कुल होना चाहिए परिवर्तन अगर करना है तो, ठीक है। पश्चिमीकरण, पाश्चात्य संस्कृति, अस्थायी जीवन, तो इसमें जो सही जवाब होगा दोस्तों वह ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परिवर्तन के लिए जो है ये कारक नहीं माना जाता है, ठीक है। बाकी पश्चिमीकरण क्या होता है ये की डेफिनेशन जब थ्योरी के पार्ट को कराएंगे तो कवर कर लिया जाएगा। ग्रामीण परिवार की परिवर्तन के कारकों में अस्थायी जीवन नहीं है, क्योंकि यह ग्रामीण परिवार की एक प्रमुख विशेषता है। ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के कारणों में औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, यातायात का विकास, जनसंख्या वृद्धि, पाश्चात्य संस्कृति आदि जो है वो प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? तो विशाल आकार बिल्कुल, साझा संपत्ति बिल्कुल, सामूहिक एकता बिल्कुल सही। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा कि संयुक्त परिवार की जो विशेषता नहीं है वह नातेदारी व्यवस्था की कमी, ठीक है। नातेदारी व्यवस्था की इसमें जो है वो कमी नहीं रहती है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है कि निम्न में कौन वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार हैं? वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए पितृवंशीय परिवार। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार की प्रमुख प्रकार हैं पितृवंशीय परिवार तथा मातृवंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार में परिवार की सत्ता जो होती है या अधिकार वह पिता व पुरुषों के हाथों में होती है, जबकि जो मातृवंशीय परिवार होते हैं इनमें सत्ता या स्त्री के हाथों में होती है, ठीक है। तो मातृवंशीय में क्या है, मातृ से ही लग रहा है कि सत्ता जो है वो माता या स्त्री के हाथों में होगी, जबकि पितृवंशीय में पिता या उसके जो पुरुष होंगे उनके हाथों में होगी, जो परिवार पर नियंत्रण रखती है। तो यहाँ पर पूछा गया था वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार, तो पितृवंशीय परिवार या मातृवंशीय परिवार यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे मिताक्षरा और दायभागा, तो इसको जब थ्योरी के पार्ट में कवर किया जाएगा, ठीक है। मिताक्षरा, दायभागा ये जो है 1-2 स्टेट में छोड़कर बाकी सभी स्टेटों में जो है वो लागू होते हैं। इसको जब थ्योरी में डिटेल में पढ़ा जाएगा तो वहाँ पर देख लिया जाएगा। बस आज की पार्ट में इतना बताया जा रहा है कि किस तरह जो है आपको देखना है। चलिए, दायभागा भी आगे ही गया है कि दायभागा संयुक्त परिवार भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, यह जो है बंगाल में पाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दायभागा के बारे में पढ़ लेते हैं। दायभागा जो है संयुक्त परिवार भारत के बंगाल तथा असम राज्य में पाए जाते हैं। तो याद रखना, दायभागा केवल बंगाल और असम, बाकी सभी राज्यों में आप देखेंगे तो मिताक्षरा है। दायभागा में क्या होता है कि इस परिवार में पुत्र को संपत्ति पर अधिकार पिता के मरने के पश्चात ही प्राप्त होता है। पिता के जीवित रहते हुए पुत्र को संपत्ति मांगने का अधिकार नहीं होता है। किसमें? दायभाग में। इस परिवार में पुरुष एवं स्त्री दोनों इस संपत्ति में समान रूप से उत्तराधिकारी होते हैं। तो याद रखना, दायभाग जो है केवल और केवल भारत के 2 राज्यों में ही पाए जाते हैं, बंगाल और असम में, ठीक है। दायभाग है, ठीक है। तो दाय से 2 याद रखना, 2 स्टेट हैं, बंगाल और असम। निम्न में कौन संयुक्त परिवार की विघटन का कारण नहीं है? संयुक्त परिवार का विघटन का कारण जो नहीं है
वो यहाँ पर होगा सामान्य धार्मिक कर्तव्य। बाकी व्यक्तिवाद, शिक्षा का प्रसार अगर करना है या पश्चिमीकरण, तो लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसमें समाज का निम्न वर्ग, उच्च वर्ग या प्रतिष्ठा वर्ग का अनुसरण करता है तथा उस श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रयासरत रहता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृतिकरण। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। वह प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहलाती है जिसमें समाज का निम्न वर्ग, उच्च वर्ग या प्रतिष्ठा वर्ग का जो है वो अनुसरण करता है। तो समाज का जो निम्न वर्ग है वह उच्च वर्ग या प्रतिष्ठा वर्ग का क्या है? अनुसरण करता है। तो क्या है वो? संस्कृतिकरण। तथा उस श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रयासरत रहता है। तो जो निम्न वर्ग है वह उच्च वर्ग या प्रतिष्ठित वर्ग का अनुसरण करता है और चाहता है कि मैं भी उस वर्ग में जो है वो शामिल हो जाऊं। ठीक है, प्रयास कर रहता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत समाज का निम्न वर्ग विशेष रूप से संस्कारों, धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांडों एवं विचारों से प्रभावित होता है और उसे वह अपने जीवन में अपनाता है। भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन को समझने के लिए श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षता तथा जातीय गतिशीलता का अध्ययन प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है कि सरकार के किए गए हुए कौन से प्रयास हैं जिसमें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है? संस्कृति की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि सरकार द्वारा वो कौन से प्रयास किए गए हैं जिससे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है। आरक्षण की व्यवस्था, भूमि सुधार, मताधिकार का अधिकार, ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ये सभी जो है व्यवस्थाएं की गई हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात सरकार द्वारा सुधारात्मक कार्य तथा नीतिगत फैसले लिए गए हैं जिससे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिले, जैसे समाज के पिछड़े एवं निम्न जातियों के लिए की गई आरक्षण की व्यवस्था, भूमि सुधार, मताधिकार का अधिकार आदि की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस नीतिगत उपायों से समाज में जो है स्वतंत्रता का वातावरण जो है वो तैयार हुआ है, जिससे समाज परंपरावादी से जो है ऊपर उठकर प्रगतिशील समाज बन गया है। ठीक है, तो बाकी संस्कृतिकरण का मतलब क्या है कि जो निम्न जाति के वर्ग हैं वह उच्च या प्रतिष्ठित वर्ग की जो है वो होने के लिए, उनके बराबर होने के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है? संस्कृतिकरण का। ठीक है, तो संस्कृतिकरण में क्या है कि जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वह उच्च या प्रतिष्ठित वर्ग की समान जो है वो होने का करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो सामाजिक सद्भाव को बढ़ाना बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सामाजिक स्तरीकरण में बिल्कुल सुधार करना, ये भी सही है। उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ना, यह संस्कृतिकरण का जो है वो प्रभाव नहीं है, क्योंकि इसमें निम्न वाले जो है उच्च के समान होने की कोशिश करते हैं। तो प्रतिष्ठा के स्वरूप में बदलाव, यानी जो निम्न जाति के लोग हैं वो सोचते हैं हमारी प्रतिष्ठा का स्वरूप में जो है और बढ़े, उसमें बदलाव हो। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी संस्कृतिकरण का ये जो है प्रभाव है, लेकिन जो उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ना यह संस्कृतिकरण का जो है वो हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समाज में उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ना संस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है, क्योंकि संस्कृतिकरण के प्रभाव से सामाजिक स्थिरीकरण में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त निम्न वर्ग के लोगों की स्थिति में सुधार हुआ है। जाति प्रथा कमजोर हुई, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिला है, समाज में व्यक्ति के प्रतिष्ठा के मायनों में बदलाव आया है। प्रश्न संख्या 33 है कि पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में विवाह की कौन सी प्रवृत्ति कम हुई है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बाल विवाह। ठीक है, तो बाल विवाह है। पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में बाल विवाह की प्रवृत्ति कम हुई है। वहीं प्रेम विवाह, विधवा पुनर्विवाह, देखिए विधवा पुनर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह आदि की प्रवृत्ति क्या है वो पश्चिमीकरण में बढ़ी है। पश्चिमीकरण से परिवार, जाति, राजनीति, प्रथा, मूल्यों, कौशल, खान पान, रहन सहन
कला, शिक्षा, साहित्य आदि के क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं। अतः पश्चिमीकरण बहुस्तरीय प्रक्रिया है जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी जो है वो प्रभावित हुई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं? पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव। तो स्त्रियों की स्थिति में सुधार बिल्कुल सही है, जाति प्रथा में परिवर्तन बिल्कुल सही है, रोजगार के विविध अवसर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव में स्त्रियों की स्थिति में सुधार, रोजगार के विविध अवसर, जाति प्रथा में परिवर्तन को देखा जा सकता है। पहले के समय में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, रोजगार के इतने अवसर उपलब्ध नहीं थे तथा जाति प्रथा अत्यधिक कठोर थी। पश्चिमीकरण की अन्य प्रभावों की फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों में खान पान, रहन सहन में परिवर्तन, विचार एवं मनोवृत्ति में परिवर्तन, सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न और यह अंतिम प्रश्न है 35 इस चैप्टर का, निम्नलिखित में से कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? आधुनिकीकरण। सामाजिक विभेदीकरण, पहला ऑप्शन दे रखा है सामाजिक विभेदीकरण। दूसरा है परंपरावाद का बढ़ना, सामाजिक गत्यात्मकता है, सामाजिक संरचना में बदलाव। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, परंपरावाद का बढ़ना। ये आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है। ठीक है, परंपरावाद में आप जैसे जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, अगर आप उन्हीं से जुड़े रहेंगे, उन्हीं को आप अगर बढ़ाएंगे तो एक आधुनिकीकरण आपका कैसे होगा? ठीक है, तो आधुनिकीकरण की विशेषता जो है परंपरावाद का बढ़ना यह नहीं है। परंपरावाद का बढ़ना आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषता शामिल नहीं है, क्योंकि आधुनिकीकरण से समाज में तार्किकता तथा वैज्ञानिकता को बढ़ावा मिला है। आधुनिकीकरण की विशेषताओं में सामाजिक गत्यात्मकता, पद में परिवर्तन, सामाजिक विभेदीकरण, संरचनात्मक परिवर्तन है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण, नवी विचारों तथा उदय शिक्षा का व्यापक प्रसार आदि प्रमुख हैं। ठीक है, तो याद रखना है, अगर परंपरावाद अगर आप पुरानी प्रचलित प्रथाओं पर अगर आप जुड़े रहेंगे, उसी को बढ़ाएंगे, तो आधुनिकीकरण आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों अगर आपको अरिहंत के कंप्लीट करवाना है तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि अरिहंत को पूरी अच्छी से कंप्लीट कर लिया जाएगा। थ्योरी प्लस एमसीक्यू को भी आप देख रहे हैं, इसमें हर चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू भी दे रखे हैं, तो काफ़ी अच्छी है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम लोगों का वह थ्योरी और जो है आपको शुरू कर देंगे, अरिहंत को कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।